स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें हमारा हीरो मिस्टर मांग दिखाया जाता है जो कि शार ले रहा होता है। तभी उसे उसके असिस्टेंट का कॉल आता है जो उससे कहता है कि आपने जितनी भी डिलीवरी मंगाई थी वो मैंने ऑर्डर कर दी है एंड सारी डिलीवरी आपके घर आ रही है, जिस पर मिस्टर मांग भी एग्री करता है। देन फिर सेक्रेटरी शिन सारे ही सामान को कंटेनर में भरने के लिए कहता है। वहीं सेम टाइम पे हम हमारे हीरोइन वान शिन को देखते हैं जो कि हाल ही में जॉय ग्रुप में इंटरव्यू देके आई होती है। उसकी फ्रेंड म्याओ म्याओ उससे कहती है कि तुम्हें पता है ना कि जॉय ग्रुप तो कितना ही प्रेस्टिजियस है, उसमें जल्दी वैसे ही किसी को जॉब नहीं मिलती है। मुझे तो पता था कि मे बी तुम्हारा इंटरव्यू वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होगा। वान शिन कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि डायरेक्टर को मे बी मैं पसंद नहीं आई, इसीलिए उन्होंने मुझे जॉब नहीं दी। जब वान शिन जा ही रही थी तभी तो गुंडे उसे देखते हैं और कहते हैं कि ये तो वही लड़की है ना जिसे शाओ लाइक करता है, अगर हम इसे पकड़ के शाओ के पास ले चलेंगे तो वो तो हमें बहुत अच्छा रिवॉर्ड देगा। जिस पर दोनों अग्री करते हैं एंड देन फिर पीछे से जाकर वान शिन के सर पे मार देते हैं जिससे वो बेहोश हो जाती है। फिर वो उसे एक बॉक्स में भर के शाओ के पास लेके जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है जो दोनों से कहता है कि ये तो मिस्टर वांग के घर जाने वाला सामान है, तुम दोनों इसको क्या कर रहे हो। वो दोनों समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सामान हमारा है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि ये सामान मिस्टर मांग का है और पता चला कि तुम दोनों इसे चोरी करने वाले हो तो तुम्हारी क्या हालत होगी ये सोच लेना। जिससे वो दोनों इस बॉक्स को छोड़ के वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वहाँ पे डिलीवरी वाले आते हैं जो उस बॉक्स को देख के सोचते हैं कि ये भी मिस्टर मांग के घर ही लेके जाना है, जिससे जल्दी ही वो उसे कंटेनर में भर के वहाँ से ले जाते हैं। जिसके बाद वो सारा ही सामान लेके मिस्टर मांग के घर आते हैं एंड वो बॉक्स भी वहीं रख देते हैं। सेक्रेटरी शिन सबको वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी मिस्टर मांग वहाँ पे आ जाता है। सेक्रेटरी शिन कहता है कि आपका ये नया घर तो बहुत अच्छा है, आपने जितनी भी चीजें मंगाई थी वो मैं सब ले आया हूँ, अगर आप चाहो तो एक एक चीजें चेक कर सकते हो। मिस्टर मांग कहते हैं कि ठीक है, सारी चीजें मुझे खोल के दिखाओ। तभी एक बॉक्स उसमें से हिलने लगता है जिससे शिन कहता है कि मिस्टर मांग ये बॉक्स अपने आप हिल रहा है। मिस्टर मांग कहता है कि फिर सबसे पहले तुम इसी बॉक्स को खोलो। जिसके बाद शिन उस बॉक्स के पास जाता है एंड उसे ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ही डर रहा होता है क्योंकि बहुत देर से वो बॉक्स मूव कर रहा होता है। जैसे ही वो बॉक्स ओपन होता है वान शिन उसमें से निकल के शिन को किक करती है एंड नीचे गिरा देती है। जब ये चीज मिस्टर मांग देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वान शिन बाहर निकलती है एंड वो भी मिस्टर मांग को देखती रह जाती है। मिस्टर मांग देन फिर उसके पास आता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वान शिन कहती है कि तुम कौन हो एंड तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो, तुमने जरूर मुझे किडनैप किया होगा। मिस्टर मांग कहता है कि मैं भला तुम्हें किडनैप क्यों करूंगा और तुम हो कौन। वान शिन कहती है कि मुझे अच्छे से पता है, मैं चुपचाप अपने काम से जा रही थी लेकिन तुम्ही ने मुझे किडनैप किया। देन फिर वो देखती है कि वो एक अजीब सी जगह है एंड साथ ही में मिस्टर मांग ने कपड़े भी नहीं पहने हैं, जिससे तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम यहाँ पर मुझसे जबरदस्ती करने वाले हो। मिस्टर मांग कहता है कि खुद को इतना ज्यादा क्रेडिट मत दो, तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ और बताओ कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। मिस्टर मांग कहता है कि मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है एंड देन फिर वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। जैसे ही वो वान शिन का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से भेजने वाला होता है, वान शिन गिरने वाली होती है, जिससे मिस्टर मांग भी उसके बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाता है। दोनों इतने ज्यादा क्लोज होते हैं तभी मिस्टर मांग का बैलेंस हटता है एंड गलती से वान शिन को किस हो जाती है, जिससे तो वान शिन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है एंड मिस्टर मांग को धक्का देके उन्हें स्लैप करती है। मिस्टर मांग कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे स्लैप करने की, और वान शिन के पास आने लगता है, लेकिन वान शिन तो उसे फिर से स्लैप कर देती है। गुस्सा होकर मिस्टर मांग शिन को उठने के लिए कहता है। शिन उठता है और कहता है कि यहाँ पे क्या हुआ। तभी उसकी नजर वान शिन पे भी जाती है एंड वो पूछता है कि लड़की कौन है। मिस्टर मांग कहता है कि ये कोई भी हो, तुम इसे यहाँ से ले जाओ। शिन वान शिन का हाथ पकड़ता है, लेकिन तभी वान शिन के हाथ में बहुत ही जोर से पेन होने लगता है, जिस पर शिन कहता है कि मैंने तो इतनी जोर से तुम्हारा हाथ भी नहीं पकड़ा, फिर तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो। वान शिन कहती है कि नेक्स्ट टाइम मुझे हाथ लगाने की कोशिश करी ना तो मैं तुम्हें पुलिस के पास ले जाऊंगी, मुझे पता है कि तुम दोनों जबरदस्ती मुझे यहाँ लेके आए हो एंड मुझे अब्यूज कर रहे हो। मिस्टर मांग कहता है कि मैंने तुम्हें अब्यूज कब किया। वान शिन कहती है कि मेरे हाथ में चोट लगी हुई है फिर भी तुमने मेरा हाथ खींचने की कोशिश करी। मिस्टर मांग वान शिन के क्लोज आता है एंड उसके लिप्स देख के उसे वापस से टेम्पटेशन होने लगती है, जिससे वो दूसरी तरफ का मुंह करके उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। वान शिन उस बॉक्स में से निकलती है एंड वहाँ से भाग जाती है। उसके जाने के बाद मिस्टर मांग कहता है कि इस लड़की के बारे में पता लगाओ एंड देन साथ ही में वो कहता है कि तुम्हें उस लड़की के बारे में पता चला जिसने इतने सालों पहले मेरी जान बचाने की कोशिश करी थी। शिन कहता है कि प्रेसिडेंट मैं आपसे कितनी बार पूछ चुका हूँ, आपको उस लड़की का थोड़ा हुलिया तो हमें बताना होगा ना कि वो कैसी दिखती थी, तभी तो हम उसके बारे में कुछ पता लगा पाएंगे। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। कुछ गुंडे मिस्टर मांग को मार रहे होते हैं एंड उसे बिल्डिंग से नीचे धक्का दे देते हैं, लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे वान शिन पहुंच जाती है जो मिस्टर वांग को बचा लेती है।
लेकिन वहाँ पर एक गुंडा आता है जो वानशिन के हाथ पर एक रॉड मारता है, जिससे वानशिन का हाथ टूट जाता है। यहाँ पर प्रेजेंट में मिस्टर वांगशिन से कहता है कि अभी ये जो लड़की गई उसके भी हाथ में वैसा ही चोट का निशान था जो उस लड़की के हाथ में था जिसने मेरी जान बचाने की कोशिश करी थी। तो क्या ये दोनों सेम नहीं है? मिस्टर शिन तभी नीचे वानशिन के पेपर्स देखता है। जब वो पेपर्स ओपन करता है तो पता चलता है कि वानशिन आज जॉय ग्रुप में ही इंटरव्यू देने के लिए गई थी, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। लेकिन जब मिस्टर मांग उसकी डिजाइन्स देखता है तो वो तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है एंड शिन से कहता है कि इसकी डिजाइनिंग बहुत अच्छी है। मुझे समझ नहीं आया कि इसे रिजेक्ट क्यों कर दिया गया है। जल्दी से एचआर डिपार्टमेंट में कॉल करके कहो कि इसे जॉब दे दे, जिससे शिन भी अग्री करता है एंड साथ ही में वो वानशिन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए भी कहता है। अगले सीन में वानशिन जब घर होती है तभी उसे कंपनी से कॉल आता है जहाँ पता चलता है कि उसे जॉब मिल गई है, जिससे तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जब वो घर में जाती है तो उसकी मदर उस पर बहुत ही गुस्सा करती हैं और कहती हैं कि तुम्हें घर आने में इतनी लेट क्यों हो गया। वानशिन तो अपनी मदर को मनाने लगती है और कहती है कि आज मेरा जॉब इंटरव्यू था ना, इसीलिए मुझे लेट हो गया। उसकी मदर कहती हैं कि तुम जरूर किसी लड़के के साथ डेट पर गई होगी, इसीलिए तुम घर इतना लेट आई हो। लेकिन वानशिन कहती है कि मॉम मैं किसी भी लड़के के साथ डेट पे नहीं गई हूँ। एंड देन फिर उसे फोन में दिखाती है कि जॉय ग्रुप में उसका सिलेक्शन हो गया है, जिससे तो उसकी मदर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। एंड फिर उससे कहती हैं कि अब जल्दी तुम्हें किसी लड़के से प्यार हो जाएगा एंड तुम भी मुझे छोड़ के चली जाओगी। वानशिन को इस बातों से थोड़ा सा अजीब लगता है, जिससे उसकी मदर रोने लगती है और कहती हैं कि प्लीज कभी भी किसी लड़के से प्यार मत करना, वरना वो तुम्हारा दिल तोड़ देगा जिस तरह तुम्हारे फादर ने मेरे साथ किया था। वानशिन सोचती है कि उसके फादर ने जो मदर के साथ किया है उस वजह से उसकी मदर बहुत ही अपसेट रहती है, जिससे वो अपनी मदर से प्रॉमिस करती है कि वो किसी भी लड़के के साथ प्यार में नहीं पड़ेगी। उसकी माँ तो इससे बहुत ही खुश हो जाती है एंड देन फिर उसे फोटो देके कहती हैं कि अगर कोई भी तुमसे पूछे कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या तुम्हें परस्यू करने की कोशिश करे तो उसे ये फोटो दिखा देना और कहना कि तुम ऑलरेडी किसी को डेट कर रही हो, जिस पर वानशिन भी अग्री होती है। अगले दिन हम देखते हैं कि वानशिन जॉय ग्रुप पहुंच जाती है जहाँ पर एलिवेटर में बहुत ही भीड़ थी, जिससे वो दूसरा एलिवेटर लेके ऊपर जाने लगती है। बाहर जो एम्प्लॉय ऑलरेडी खड़े थे वो कहते हैं कि इसने तो मिस्टर मांग का एलिवेटर यूज कर लिया, जब वो आएंगे ना तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेंगे, ये जरूर यहाँ नई होगी इसलिए इसे इस बारे में नहीं पता है। तभी वहाँ पे मिस्टर मांग भी आ जाता है जो एलिवेटर ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे तो ऑलरेडी कोई यूज कर रहा होता है। वो शिन से कहता है कि पता लगाओ कि आज मेरा एलिवेटर किसने यूज करा है। दूसरी तरफ हम वानशिन को देखते हैं जो कि अपने फ्लोर पे पहुंच गई होती है एंड अपने काम में लग गई होती है। तभी वहाँ पे डायरेक्टर डोंग आती है, सभी उसे ग्रीट करते हैं, लेकिन डायरेक्टर डोंग तो आते ही वानशिन को इग्नोर करती है एंड वहाँ से चली जाती है। देन फिर वो अपने असिस्टेंट को अपने पास बुलाती है एंड पूछती है कि वानशिन यहाँ पे क्या कर रही है, उसे तो मैंने रिजेक्ट कर दिया था ना। जहाँ पर असिस्टेंट बताती है कि एचआर से हमें रिक्वेस्ट आई थी वानशिन को जॉब पे रखने के लिए, जिससे डोंग कहती है कि इसका मतलब तो उससे नेपोटिज्म के थ्रू जॉब मिली है। एंड देन फिर वो वानशिन को अपने पास बुलाने के लिए कहती है। कुछ टाइम बाद वहाँ पे वानशिन आती है। डोंग उससे कहती है कि भले ही यहाँ पे तुम्हारी जॉब लग गई है, लेकिन ये मत सोचना कि तुम में बहुत ही टैलेंट है इसलिए तुम्हें जॉब मिली है। वानशिन कहती है कि आप ये क्या कहना चाहती हो। डोंग मनी मन सोचती है कि वानशिन अभी भी नाटक कर रही है। देन फिर वो अपने तरफ से वानशिन को जॉब से निकालने की सारी तैयारी में लग जाती है। वो उसे एक प्रोजेक्ट देती है और कहती है कि तुम जल्दी से मिस्टर प्रेसिडेंट के पास जाओ एंड इस पे साइन करवा के लाओ, जिससे वानशिन वहाँ से चली जाती है। अब डोंग को पता था कि मिस्टर मांग को नहीं पसंद है कि कोई भी एम्प्लॉय उसके ऑफिस में आए, इसीलिए जानबूझ के उसने वानशिन को वहाँ पे भेजा होता है। यहाँ पे वानशिन मिस्टर प्रेसिडेंट के ऑफिस में पहुंच गई होती है, लेकिन वहाँ पर तो प्रेसिडेंट नहीं होता है, जिससे वो अंदर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम मिस्टर मांग को देखते हैं जो दूसरे एम्प्लॉइज पे गुस्सा कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने प्रोजेक्ट पे सही से काम नहीं किया होता है एंड सभी को कुछ ही देर में अपने ऑफिस में आने के लिए कहते हैं। यहाँ पे वानशिन ऑफिस देख रही होती है एंड कहती है कि हमारे प्रेसिडेंट कितने ही ऑर्गेनाइज्ड हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर मांग आता है एंड वानशिन से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वानशिन डरती है एंड गिरने वाली होती है। तभी मिस्टर मांग उससे बचा लेता है, वो मिस्टर मांग को पकड़ लेती है। वानशिन जैसे ही मिस्टर मांग को देखती है वो कहती है कि तुम तो कल रात वाले पर्वर्ट हो ना। जैसे मिस्टर मांग उसका हाथ पकड़ के कहता है कि अभी तो पर्वर्ट वाली हरकतें तुम कर रही हो एंड तुम्हें यहाँ पे अंदर किसने आने दिया। वानशिन कहती है कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, इससे तुम्हें क्या लेना देना है, तुम भला यहाँ पे क्यों आए हो। मिस्टर मांग उसके हाथ में से प्रोजेक्ट फाइल ले लेता है एंड उसे देखने लगता है। वानशिन उसे कहती है कि तुम मेरी प्रोजेक्ट फाइल यूज मत करो एंड उसके हाथ से छीनने लगती है। जैसे ही मिस्टर मांग अपनी चेयर पे बैठने वाला होता है वानशिन तो उसे रोक देती है और कहती है कि ये हमारी प्रेसिडेंट की सीट है, तुम यहाँ पे बैठ नहीं सकते हो, अगर उन्हें पता चल गया ना तो तुम्हारी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी। मिस्टर मांग हंसता है एंड उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे जानती भी हो कि मैं कौन हूँ। वानशिन कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, जल्दी से यहाँ से खड़े हो, हमारे प्रेसिडेंट आएंगे ना तो वो बहुत गुस्सा करेंगे
जाएंगे। मिस्टर मांग कहता है कि मैं ही प्रेसिडेंट हूँ। वानशन इस पे हंसती है और कहती है कि अगर तुम प्रेसिडेंट हो ना तो मैं प्रेसिडेंट की मदर हूँ, जिससे तो मिस्टर मांग गुस्सा करने लगता है। तभी वहाँ पे सारे एम्प्लॉइज आ जाते हैं, जो आते ही मिस्टर मांग को मिस्टर प्रेसिडेंट कह के बुलाते हैं, जिससे तो वानशन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। एंड वो मिस्टर मांग से पूछती है कि क्या सच में तुम ही प्रेसिडेंट हो। मिस्टर मांग कहता है अगर मैं यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं हूँ तो क्या तुम हो, जिसे सब ग्रीट कर रहे हैं, जिससे तो वानशन बहुत ही शॉक हो जाती है एंड मिस्टर मांग से माफी मांगने लगती है। तभी वहाँ पे डोंग भी आ जाती है, जो वानशन से कहती है कि तुम्हें किसने परमिशन दी मिस्टर मांग के ऑफिस में आने की और उनसे इस तरह बात करने की, तुम्हें तो मैं जॉब से निकाल दूंगी। वानशन सॉरी कहती है एंड मिस डोंग से कहती है कि आप ही ने तो मुझे कहा था ना कि मैं मिस्टर प्रेसिडेंट के ऑफिस में आके डॉक्यूमेंट साइन करवाऊं, इसीलिए तो मैं यहाँ पे आई हूँ, इसीलिए प्लीज आप मुझे जॉब से मत निकालो। सेम टाइम पे वहाँ पे शिन भी आ जाता है, जो मिस्टर मांग से कहता है कि हमें पता चल गया है कि आज एलिवेटर किसने यूज किया था। वीडियो देखने के बाद पता चल जाता है कि एलिवेटर किसी और ने नहीं बल्कि वानशन ने ही यूज किया था, और वही वीडियो डोंग को भी दिखाया जाता है, जिससे तो डोंग गुस्सा होती है और कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, पहले तो तुम प्रेसिडेंट के ऑफिस में आ गई एंड तुमने उनका एलिवेटर भी यूज किया। जहाँ पे खड़े सभी लोग कहते हैं कि आज तो ये पूरी तरह से गई, इसे तो अब कंपनी में कोई नहीं रहने देगा। डोंग भी गुस्सा करती है और उसे कहती है कि तुम्हें कंपनी से जाना ही होगा, जहाँ पर वानशन उससे माफी मांगने लगती है। शिन आता है एंड मिस्टर मांग को बताता है कि हमें पता चल गया है कि 5 साल पहले आप पे किसने अटैक किया था एंड मे बी आपको बचाने वाले पर्सन कोई और नहीं बल्कि वानशन ही थी। मिस्टर मांग तो उसे देखते ही रह जाता है एंड देन फिर वो डोंग से कहता है कि इग्नोरेंट होना कोई क्राइम नहीं है, वो नई है इसलिए उसे यहाँ के रूल नहीं पता थे, तुम उसे एक और चांस दे दो। जिससे वानशन तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वहाँ खड़े सभी लोग कहने लगते हैं कि जरूर मिस्टर मांग को वानशन पसंद होगी, तभी उसे सेकंड चांस दिया गया है। ये सब जानकर डोंग तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है एंड वहाँ से चली जाती है। अब सबके जाने के बाद मिस्टर मांग शिन से पूछता है कि क्या तुम्हें 100% बिलीव है कि वानशन ही वो लड़की है जिसने मेरी जान बचाई है। शिन कहता है कि सारे सबूत तो यही बता रहे हैं, जिससे तो मिस्टर मांग खुश हो जाता है। देन फिर वो मैगजीन में एक रिंग दिखाता है एंड शिन से कहता है कि इस रिंग को खरीद लो। शिन कहता है कि ये रिंग तो $50 मिलियन की है, आप इसे क्या वानशन के लिए खरीदना चाहते हो। मिस्टर मांग कहता है कि हाँ, मैं इसे वानशन को देना चाहता हूँ, 5 साल पहले उसी ने मेरी जान बचाई थी, अगर वो आज नहीं होती तो मैं जिंदा नहीं होता, इसलिए मैं अपनी पूरी लाइफ उसे रीपे करने में निकालना चाहता हूँ। जिससे तो शिन बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है एंड वहाँ से चले जाता है। रात को हम देखते हैं कि वानशिंग बाहर खड़ी होकर टैक्सी का वेट कर रही है। तभी वहाँ पे मिस्टर मांग आ जाता है। वानशिंग उससे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। मिस्टर मांग कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। वानशिंग कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे लेने के लिए मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है। मिस्टर मांग कहता है कि क्या तुम सच बोल रही हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। जिस पे वानशिंग हाँ करती है एंड वही फोटो दिखाती है जो वानशिंग की मदर ने उसे दिया था। वो फोटो देखते ही मिस्टर मांग तो गुस्सा हो जाता है एंड वानशिंग को कुछ भी कहे बिना वहाँ से चले जाता है। उसके जाते ही वहाँ पे खड़ी हुई लड़कियां वानशिंग के बारे में बात करती हैं और कहती हैं कि ये कितनी बेवकूफ है, इसके पास मिस्टर मांग जितनी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आई थी, फिर भी इसने मिस्टर मांग को अपसेट करके यहाँ से भेज दिया। एंड वो लड़कियां भी वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाते ही वहाँ पर म्याओ म्याओ आ जाती है, जो वानशिंग की फ्रेंड होती है। रियल में वानशिंग तो उसी का वेट कर रही थी। म्याओ म्याओ कहती है कि अभी जो कार तुम्हारे पास आई थी वो कौन थे। वानशिंग बताती है कि वो हमारे कंपनी के प्रेसिडेंट मिस्टर मांग थे, जिससे तो म्याओ म्याओ बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। देन फिर वानशिंग को उसके घर ड्रॉप कर देती है। जब वानशिंग घर जाती है तो वो देखती है कि उसकी मदर बहुत ही भारी से उठा के कहीं जा रही है। अपनी मदर की हेल्प करने जाती है, लेकिन वानशिंग के हाथ में दर्द होने लगता है। उसकी मदर कहती है कि मैंने तुम्हें कहा है ना कि तुम्हें हैवी सामान उठाने की जरूरत नहीं है, ये हमारे घर का न्यू फ्रिज है जो मैं थोड़े सस्ते में लेके आई थी। वानशिंग अभी भी अपनी मदर की हेल्प करना चाहती थी, लेकिन वानशिंग के हाथ में पेन होता है जिससे वो हेल्प नहीं कर पाती है। तो वो अपनी मदर से कहती है कि आपको घर में सारा ही सामान खुद उठाना पड़ता है एंड मेहनत का सारा काम आपको खुद ही करना पड़ता है। जब से मेरे हाथ में चोट लगी है तब से मैं कोई भी सामान ढंग से उठा नहीं पाती हूँ, जिससे मुझे बहुत ही बुरा लगता है। उसकी मदर कहती है कि इसमें तुम्हें बुरा लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा हाथ काम करता है, हमारे लिए तो यही मिरेकल वाली बात है। और वैसे भी इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, उस लड़के की गलती है जिसकी वजह से तुम्हारे हाथ में इतनी चोट लगी थी। अगर वो मुझे मिल गया ना तो मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। वानशिंग कहती है कि हाँ, अगर मुझे भी वो मिल गया ना तो मैं भी उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि ऑफिस में वानशिंग बहुत ही मेहनत का काम कर रही है, जहाँ पे जानबूझ के डोंग उससे ज्यादा से ज्यादा काम देती जाती है। वानशिंग काम तो करती है लेकिन उससे ज्यादा बॉक्सेस नहीं उठाए जाते हैं, जिससे डोंग उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मैंने तुम्हें इतना नॉर्मल काम करने के लिए कहा है, तुमसे ये भी नहीं हो रहा है। वानशिंग कहती है कि मुझसे ज्यादा वजन नहीं उठाया जाता है, मेरे हाथ में प्रॉब्लम है और वैसे भी आप उसके सिवा मुझे जो भी काम कहोगी वो मैं कर दूंगी। जिससे डोंग उससे कहती है कि
ठीक है, तुम जाके वाटर फिल्टर चेंज करो, मुझे पानी पीना है। वांशिन कहती है कि इतना हैवी वाटर फिल्टर मुझसे नहीं उठाया जाएगा। डोंग कहती है कि अगर तुमने मेरा दिया हुआ काम नहीं किया तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी। वांशिन कहती है कि अगर आपको पानी पीना है तो मैं आपके लिए जाके नीचे से पानी की बोतल ले आती हूँ, लेकिन डोंग कहती है कि तुम्हें वाटर फिल्टर चेंज करना होगा और अगर तुमने नहीं किया तो तुम जॉब छोड़ के जा सकती हो। वांशिन चुपचाप जाती है एंड वाटर फिल्टर उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ से वो वाटर फिल्टर नहीं उठता है, जिससे डोंग उससे कहती है कि एक तो तुम यहाँ पे नेपोटिज्म के थ्रू आई हो और ऊपर से तुम काम भी नहीं करना चाहती हो। वांशिन के हाथ से वो वाटर फिल्टर फिर से गिर जाता है। गुस्सा करके डोंग उसे मारती है। बाहर हम देखते हैं कि मिस्टर वांग शिन के साथ घर जाने वाला होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि ऑफिस की लाइट अभी तक चालू है, यानी कि कोई ओवर टाइम कर रहा है, जिससे वो चेक करने के लिए जाने लगता है। यहाँ पे वांशिन डोंग से कहती है कि आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है, मैं यहाँ पे जॉब करने आई हूँ, आपका पर्सनल काम करने नहीं आई हूँ, मैं आपके सर्वेंट नहीं हूँ, अगर आपको पानी चाहिए तो आप खुद लगा लीजिए। डोंग कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की, एक तो तुम नेपोटिज्म के थ्रू यहाँ पे आई हो। वांशिन कहती है कि तुम क्या कह रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं तो यहाँ पे इंटरव्यू देकर आई हूँ और मुझे सिलेक्ट किया गया है। डोंग कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ पे काम नहीं करना है ना तो तुम चुपचाप यहाँ से जा सकती हो, लेकिन वांशिन जाने से मना कर दी है और कहती है कि अगर आपको मुझसे प्रॉब्लम है ना तो आप मुझे जॉब से निकाल दो, लेकिन उसके लिए आपको मुझे वैलिड रीजन देना होगा। ये वाटर फिल्टर चेंज करने का रीजन वैलिड नहीं है और इसकी वजह से मैं जॉब बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। डोंग उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें कंपनी से बैन नहीं करवा सकती हूँ? एक बार अगर तुम इस कंपनी से बैन हो गई तो तुम्हें पूरी सिटी में कहीं पे भी जॉब नहीं मिलेगी। तो अगर तुम्हें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो चुपचाप इस वाटर फिल्टर को चेंज करो। जिससे वांशिन जल्दी से वो वाटर फिल्टर उठाती है एंड चेंज करने वाली होती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा हैवी होता है, जिससे वो वाटर फिल्टर उसके हाथ से गिर जाता है। फिर जैसे ही वो वाटर फिल्टर वांशिन के पैर पे गिरने वाला होता है तभी वहाँ पे मिस्टर मांग आ जाता है एंड वांशिन को बचा लेता है, जैसे वांशिन तो उसे देखती ही रह जाती है। देन फिर वो डोंग के पास आता है एंड उसे स्लैप करता है। डोंग तो शॉक हो जाती है और कहती है कि आप इस लड़की के लिए मुझे क्यों मार रहे हो? मिस्टर मांग कहता है कि हमारी कंपनी बहुत ही रेपुटेटेड है, यहाँ पे हम किसी को भी सर्वेंट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं, अगर तुम्हें पानी पीना था ना तो तुम खुद ले सकती थी, तुम्हें उससे ऐसे ट्रीट करने की जरूरत नहीं थी। डोंग फिर मिस्टर मांग से सॉरी कहती है, लेकिन गुस्सा करके मिस्टर मांग उसे वहाँ से भेज देता है। देन फिर वो वांशिन से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? वांशिन कहती है कि हाँ, मेरे हाथ में बस चोट लगी है तो मुझसे ज्यादा सामान उठाया नहीं जाता है। मिस्टर मांग कहता है कि तुम्हारे हाथ में किसी ने मारा था ना, इसलिए तुम्हारा हाथ टूट गया था। फ्लैशबैक में वांशिन याद करती है कि जब उसके हाथ पर उस गुंडे ने रॉड मारी थी तो वो डॉक्टर के पास गई थी, जहाँ डॉक्टर ने उसे बताया था कि तुम्हारा हाथ ठीक तो हो जाएगा, लेकिन वो पूरी तरह से हील कभी भी नहीं होगा, तुम कभी भी हैवी लिफ्टिंग नहीं कर पाओगी, तुम नॉर्मल ह्यूमंस की तरह तो रह सकती हो लेकिन तुम्हें बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा। वांशिन देन मिस्टर मांग से पूछती है कि आपको कैसे पता कि मेरे हाथ पे किसी ने मारा था, जिससे तो वो बहुत ही शॉक हो जाती है और सोचती है कि कहीं उस रात को यही लड़का तो नहीं था। मिस्टर मांग भी सोचता है कि वांशिन अपने बारे में मुझे बताने ही वाली है, लेकिन वांशिन तभी मिस्टर मांग से कह देती है कि मुझे किसी ने हाथ में नहीं मारा था, मुझे एक डॉग ने काट लिया था और उसी वजह से मेरे हाथ में प्रॉब्लम हो गई है। मिस्टर मांग सोचता है कि वांशिन वो लड़की नहीं है जिसका वो इतने साल से वेट कर रहा है एंड अपसेट होकर वहाँ से चले जाता है। जब मिस्टर मांग घर पे होता है तभी शिन वहाँ पे आता है एंड मिस्टर मांग को वही रिंग देता है जो उन्होंने मंगाई थी, लेकिन मिस्टर मांग कहता है कि अब इस रिंग की मुझे कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वांशिन वो लड़की नहीं है जिसने मेरी हेल्प करी थी। शिन कहता है कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, हमने सारे प्रूफ चेक करे हैं और उससे वांशिन ही वो लड़की है। मिस्टर मांग कहता है कि वांशिन ने कन्फेस कर लिया है कि उसने मेरी हेल्प नहीं करी है एंड फिर वो शिन से कहता है कि इस रिंग को लॉकर में रखवा दो, अब इसका कोई काम नहीं है एंड बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है। नेक्स्ट डे जब मिस्टर मांग ऑफिस जाता है तो वो वांशिन को इग्नोर करता है। वांशिन को समझ नहीं आता कि वो जवाब क्यों नहीं दे रहा है एंड वो सोचने लगती है कि ये कितना ही एरोगेंट है, लेकिन शिन आके बताता है कि वो एरोगेंट नहीं है, उसने अपने कान में अभी हियरिंग एड नहीं पहने थे इसलिए उसे तुम्हारी कोई भी बात सुनाई नहीं दी। वांशिन कहती है कि हियरिंग एड? मिस्टर मांग हियरिंग एड क्यों पहनते हैं? शिन कहता है कि मिस्टर मांग की एक इंजरी हुई थी जिसकी वजह से उन्हें सही सुनाई नहीं देता है। जब वांशिन ज्यादा पूछने की कोशिश करती है तो शिन उसे इग्नोर करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहां से मिस्टर सॉन्ग निकल रहे हैं। डोंग उनके पीछे पीछे जाती है एंड प्रोजेक्ट की फाइल दिखाती है, लेकिन मिस्टर सॉन्ग को प्रोजेक्ट की डिजाइन बिल्कुल पसंद नहीं आती है, इसीलिए वो प्रोजेक्ट पे काम करने से मना कर देता है। शिन कहता है कि हमारी कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, अगर ये कंप्लीट नहीं हो पाया तो मिस्टर मांग डोंग पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेंगे। सबके जाने के बाद वांशिन वो फाइल उठाती है एंड सोचती है कि मैं ही इस प्रोजेक्ट पे काम करती हूँ। देन फिर वो घर जाती है एंड बहुत ही मेहनत से उस प्रोजेक्ट पे काफी दिन तक काम करती है। कुछ टाइम बाद वो डोंग के पास जाती है एंड उसे इम्प्रोवाइज किया हुआ प्लान दिखाती है। डोंग तो उस प्लान से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन वो वांशिन से कहती है कि तुमने इतनी जल्दी ये प्लान पे काम कैसे किया? वांशिन कहती है कि मुझे 3-4 दिन लगे, लेकिन मैंने दिन रात करके आपके प्लान को इम्प्रोवाइज कर दिया है, अगर आप चाहो तो मिस्टर सॉन्ग को ये प्लान दिखा सकती हो। लेकिन डोंग तो गुस्सा करती है और कहती है कि हमारी टीम इस प्लान के लिए
पिछले 4 महीने से मेहनत कर रही थी एंड तुमने 3 दिन में ही काम कर दिया। तुम्हें क्या लगता है कि मिस्टर सॉन्ग तुम्हारा प्रोजेक्ट देखने में बिल्कुल इंटरेस्टेड होंगे, इसलिए यहाँ पर तुम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो और यहाँ से चली जाओ। वानशिन कहती है कि अगर आप चाहो तो मैं मिस्टर सॉन्ग से डायरेक्ट बात कर सकती हूँ। डोंग कहती है कि मिस्टर सॉन्ग तुम जैसी लड़कियों से कभी नहीं मिलेंगे। अपसेट होकर वानशिन बाहर चली जाती है एंड उसे समझ नहीं आता कि वो अपना इम्प्रोवाइज किया हुआ प्लान कैसे दिखाए। तभी वहाँ से शिन निकलता है, जैसे वो शिन की हेल्प लेने की कोशिश करती है। अगले सीन में वो मिस्टर मांग के पास जाती है और उनसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाली होती है, लेकिन मिस्टर मांग कहता है कि मैंने मेरे हियरिंग एड नहीं पहने हैं, इसलिए तुम जो भी बोल रही हो वो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। वानशिन कहती है कि कोई बात नहीं, मैं आपको जोर से बोल के बता सकती हूँ। मिस्टर मांग कहता है कि तुम जोर से बोलोगी तो बाकी लोग काम कर रहे हैं वो डिस्टर्ब होंगे, तो क्यों ना तुम मेरे पास में आओ और फिर बात करो। वानशिन अग्री होती है एंड मिस्टर मांग के पास आने लगती है, लेकिन मिस्टर मांग कहता है कि तुम मेरे और भी ज्यादा क्लोज आओ। धीरे धीरे करके वानशिन मिस्टर मांग के बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाती है, जिससे तो मिस्टर मांग की हार्ट बीट कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगती हैं एंड वो वानशिन को बहुत ही प्यार से देखने लगता है एंड उसे बहुत ही ज्यादा टेम्पटेशन होने लगती है। तभी वहाँ पर शिन आ जाता है एंड दोनों का इतना रोमांटिक मोमेंट बिगाड़ देता है। देन फिर वो मिस्टर मांग से कहता है कि मैं आपके हियरिंग एड्स लेके आया हूँ एंड हियरिंग एड्स रख के जब वहाँ से जा रहा होता है तो कहता है कि मैंने बॉस का मूड खराब और कर दिया। देन फिर जल्दी से मिस्टर मांग वो हियरिंग एड पहन लेता है, जिसके बाद वानशिन उसे प्लान के बारे में बताने लगती है और कहती है कि अगर एक बार आपने मेरी मिस्टर सॉन्ग के साथ मीटिंग फिक्स करवा दी तो मैं इस कंपनी को वो प्रोजेक्ट दिलवा सकती हूँ जो हमारी कंपनी का सबसे बिगेस्ट प्रोजेक्ट है। मिस्टर मांग मन ही मन सोचता है कि वानशिन बहुत ही ज्यादा बोल्ड है एंड उसने इतनी जल्दी इतना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है, यानी उसे काम अच्छे से आता है, जिससे वो वानशिन की हेल्प करने के लिए अग्री हो जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं जब वानशिन मिस्टर मांग से मिलने जा ही रही थी तभी उसे रास्ते में शाओ मिल जाता है, जो वानशिन को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें कब से परस्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे हमेशा इग्नोर करती रहती हो, क्यों ना तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए होंगे उतने मैं तुम्हें दे दूंगा। वानशिन कहती है कि अभी तक तुम जितनी लड़कियों के साथ थे मैं उनमें से नहीं हूँ, मुझे तुम्हारे पैसों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बस आज के बाद मुझे कॉन्टेक्ट करने के बारे में सोचना भी मत। शाओ उसे 10 मिलियन देने का भी ऑफर करता है, लेकिन वानशिन उसे धक्का देके वहाँ से चली जाती है। शाओ कहता है कि ऐसी कोई भी लड़की नहीं है जो इतने पैसों को रिजेक्ट कर सके एंड देन फिर वो उसके पीछे अंदर जाता है, जहाँ पर वो मिस्टर मांग को भी बैठे हुए देखता है। देन फिर वो वानशिन के पास जाके उससे चिपक के बैठ जाता है एंड उसे फिर से पैसे ऑफर करने लगता है। वानशिन उससे दूर हटती है एंड मिस्टर मांग के पास जाके बैठ जाती है। शाओ उसके पास आता है लेकिन सोचता है कि मिस्टर मांग वानशिन को तो डेट नहीं कर रहा होगा। देन फिर वो वानशिन से कहता है कि एक रात के लिए अगर तुम मेरे पास आ जाओगी तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, लेकिन तभी मिस्टर मांग वानशिन को अपने पास में खींच लेता है, जिससे तो शाओ शॉक हो जाता है। मिस्टर मांग कहता है कि बार बार वानशिन को परेशान करना बंद करो। शाओ कहता है कि आपकी लगती क्या है जो आप इसे बचा रहे हो। मिस्टर मांग कहता है कि ये मेरी पर्सन है, जैसे तो वानशिन उसे देखती रह जाती है एंड सोचती है कि मिस्टर मांग मुझे प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है। तभी मिस्टर मांग कहता है कि वानशिन हमारी कंपनी की एम्प्लॉई है एंड वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए तुम बार बार उसे परेशान मत करो। लेकिन शाओ अभी भी उसकी बात नहीं सुनता है एंड वो वानशिन से कहता है कि देखो अगर तुम मेरे पास नहीं आई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जैसे मिस्टर मांग कहता है कि क्या तुम मेरे सामने मेरी एम्प्लॉई को धमकी दे रहे हो। शाओ कहता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन ये लड़की अच्छी नहीं है एंड आपको तो पता ही है कि हमारी कंपनीज एक दूसरे के बिजनेस पार्टनर हैं, तो हम दोनों के लिए बेटर यही रहेगा कि आप इसे मेरे पास आने दो। गुस्सा करके मिस्टर मांग उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन शाओ फिर भी वानशिन के एकदम पास में आता है और उसे कहता है कि भले ही मिस्टर मांग तुम्हें भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो फॉरएवर तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। गुस्सा होकर मिस्टर मांग उसका सर टेबल पर रख देता है, जिससे दूसरे गुंडे डर के वहाँ से भाग जाते हैं। देन फिर टेबल टूट जाती है। देन मिस्टर मांग शाओ को वार्न करता है और कहता है कि अगर आज के बाद तुम बिल्कुल भी मुझे कभी भी वानशिन के पास दिख गए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। शाओ कहता है कि मैं कभी नहीं आऊंगा एंड वहाँ से जाने लगता है, लेकिन मिस्टर मांग कहता है कि तुमने हमारा इतना नुकसान किया है एंड ये टेबल तोड़ दिया है, तुम्हें इसके पैसे देने पड़ेंगे। शाओ के पास जितने भी पैसे थे उसे सारे मिस्टर मांग को दे देने पड़ते हैं। देन फिर वो डर के वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद वानशिन मिस्टर मांग से कहती है कि आपको नहीं लगता कि आपने थोड़ा ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया। मिस्टर मांग कहता है कि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। वानशिन देन फिर उसे थैंक यू कहती है उसकी हेल्प करने के लिए और कहती है कि मैं एकदम नॉर्मल एम्प्लॉई हूँ, मेरे लिए आपको शाओ से लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं थी। लेकिन मिस्टर मांग कहता है कि तुम एक बहुत अच्छी डिजाइनर हो और हमारी कंपनी तुम्हें बहुत ही ज्यादा वैल्यू करती है, जिससे तो वानशिन मिस्टर मांग को देखती ही रह जाती है। तभी वहाँ पे मिस्टर सॉन्ग आ जाता है। मिस्टर मांग उसे वानशिन से इंट्रोड्यूस करवाता है एंड उसका प्रोजेक्ट प्लान दिखाता है। जब मिस्टर सॉन्ग वानशिन का दिया हुआ प्रोजेक्ट प्लान देखता है तो वो तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है एंड मिस्टर मांग से कहता है कि हम आपकी कंपनी के साथ ही प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, जिससे तो वानशिन भी बहुत खुश हो जाती है। अगले सीन में वानशिन को कंपनी में सभी कांग्रेचुलेट
वेट कर रहे होते हैं एंड उसके लिए छोटी सी पार्टी भी रखी होती है। ये सब कुछ देखकर डोंग को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो मन ही मन सोचती है कि वो जल्दी वानशिन को कंपनी से निकलवा देगी। देन फिर वो वहाँ से जाती है। दूसरी तरफ हम मिस्टर वांग को देखते हैं जो कि वानशिन एंड अपने साथ के मूवमेंट्स को याद कर रहा होता है, लेकिन देन फिर वो खुद से कहता है कि मैं वानशिन को लेकर इतना प्रोटेक्टिव फील नहीं कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर डोंग आ जाती है और कहती है कि वानशिन को प्रमोशन नहीं मिलना चाहिए था, जिस पर मिस्टर वांग कहता है कि क्यों, वानशिन ने तो बहुत अच्छा काम किया है, उसने तो कितना अच्छा प्रोजेक्ट प्लान बनाया, तभी तो हमारी कंपनी को इतना अच्छा प्रोजेक्ट मिला है। जिस पर डोंग कहती है कि मुझे लगता है कि कंपनी में कोई इसकी हेल्प कर रहा है, वरना आप ही सोचो मिस्टर सॉन्ग डायरेक्टली तो मुझसे भी नहीं मिलते हैं, फिर वो वानशिन जैसी लड़की से क्यों मिले। मिस्टर वांग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि उसे कौन हेल्प कर रहा है। डोंग कहती है कि मुझे लगता है कि वानशिन एंड आपकी सेक्रेटरी शिन का अफेयर चल रहा है, जिससे तो मिस्टर वांग शॉक हो जाता है। शिन वहाँ पे आता है और कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिस्टर वांग कहता है कि बताओ बताओ क्या हो रहा है। डोंग तो कह रही है कि तुम्हारा अफेयर वानशिन के साथ चल रहा है। शिन कहता है कि सर आपको तो पता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है और आपको अच्छे से पता है कि वानशिन की हेल्प कौन कर रहा है। डोंग कहती है कि तुम ही हो जो वानशिन की हेल्प कर रहे हो, लेकिन तभी मिस्टर वांग रिवील करता है कि वानशिन की हेल्प उसने करी थी, जिससे तो डोंग शॉक हो जाती है। देन फिर मिस्टर वांग डोंग से कहता है कि क्या तुम अब मेरे भी अगेंस्ट जाना चाहती हो, जिस पर वो मना करती है एंड सॉरी कह के वहाँ से चली जाती है। लेकिन जाते जाते उसे वानशिन दिखाई देती है एंड वो डिसाइड करती है कि वो वानशिन को डिस्ट्रॉय कर देगी। रात को हम वानशिन को देखते हैं जब एक गिफ्ट लेकर मिस्टर वांग का वेट कर रही होती है। जब मिस्टर वांग वहाँ पे आता है तो वानशिन उसे गिफ्ट देती है। मिस्टर वांग कहता है कि एम्प्लॉय को अपने सीईओ को गिफ्ट देना सही नहीं रहता है। वानशिन कहती है कि हाँ वो मुझे पता है, लेकिन मैं आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेके आई हूँ जो ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है एंड लोगों को इसके बारे में कुछ गलत भी नहीं लगेगा, बस एक छोटा सा गिफ्ट है। मिस्टर वांग तो खुश होकर उस गिफ्ट को ले लेता है एंड वहाँ से चले जाता है। जल्दी से वो अपनी कार में जाके गिफ्ट ओपन करता है, जहाँ पर वानशिन ने उसे क्यूट सा मग दिया होता है। साथ ही में एक छोटा सा लेटर में उसने ये भी लिखा होता है कि जब भी तुम पानी पियो तब तुम मुझे याद करना, जैसे तो मिस्टर वांग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अगले सीन में हम डोंग को देखते हैं जो कि एक लड़की के पास गई होती है। वो उससे कहती है कि मिस्टर वांग एक लड़की को बहुत टाइम से ढूंढ रहा था जिसके हाथ में इंजरी है। मुझे पता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वानशिन है, लेकिन तुम्हें वहाँ पर जाकर ऐसा प्रिटेंड करना होगा कि वो लड़की तुम हो जिसने मिस्टर वांग को काफी टाइम पहले बचाया था। यूमी नाम की वो लड़की कहती है कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि मिस्टर वांग मेरे झूठ को पकड़ लेंगे, जिस पर डोंग मना करती है और कहती है कि जैसा जैसा मैं कहती जाती हूँ तुम वैसा करो, तुम देखना फिर बहुत ही रिच हो जाओगे। जैसे यूमी भी उसका साथ देने के लिए अग्री हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर वांग को देखते हैं जो शिन से पूछता है कि काफी दिन हो गए हैं वानशिन ऑफिस नहीं आई है। शिन बताता है कि वानशिन की मदर की तबीयत खराब है इसलिए उसने लीव ली हुई है। दूसरी तरफ हम वानशिन को देखते हैं जो कि बस से नीचे उतर के जा रही होती है, तभी वो गिर जाती है एंड उसका टिफिन भी उसके हाथ से टूट जाता है। लोग उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं देते हैं एंड उसके टिफिन को भी लात मार के वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर वानशिन के हाथ में भी बहुत इंजरी हो गई होती है एंड वो रो रही होती है। तभी वो सामने से मिस्टर वांग को आते हुए देखती है। मिस्टर वांग वानशिन के पास आता है एंड अम्ब्रेला से उसे कवर करता है। देन फिर वो अम्ब्रेला वानशिन को देता है एंड उसे उठा के वहाँ से ले जाता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार से देखने लगते हैं। अगले सीन में मिस्टर वांग वानशिन को अपने घर पे लेके आया होता है एंड उसके हाथ में उसने ड्रेसिंग भी करवाई होती है। वानशिन कहती है कि मुझे यहाँ से जाना होगा, मेरी मदर की हॉस्पिटल में केयर मुझे ही करनी होती है, लेकिन मिस्टर वांग कहता है कि मैंने तुम्हारी मदर के लिए केयर टेकर का इंतजाम कर दिया है। तभी वानशिन को उसकी मदर का कॉल आता है जिससे वो मिस्टर वांग को चुप रहने के लिए कहती है। उसकी मदर वानशिन से कहती है कि मुझे पता चला कि तुम्हारे हाथ में इंजरी हो गई है, इसलिए अब तुम्हें हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है। वानशिन कहती है कि आप बीमार हो, ऑब्वियसली मैं आपके पास हॉस्पिटल आऊंगी, लेकिन उसकी मदर कहती है कि वैसे भी बाहर बहुत ही स्नो स्टॉर्म है इसलिए तुम्हें घर पे ही रहना चाहिए। देन फिर उसकी मदर पूछती है कि तुम कहाँ हो, ये अपना घर तो नहीं लग रहा है, जिस पर वानशिन कहती है कि मैं तो अभी म्याओ म्याओ के घर पे हूँ। उसकी मदर कुछ और पूछ पाए उसके पहले तो वानशिन फोन रख देती है, जहाँ पर मिस्टर वांग फिर वानशिन से पूछता है कि तुमने अपने मदर के सामने ये क्यों नहीं बताया कि तुम मेरे साथ में हो। वानशिन कहती है कि अगर मेरी मदर को पता चला कि मैं किसी लड़के के साथ हूँ तो फिर तो वो मेरी जान ही ले लेंगे। मिस्टर वांग कहता है कि अगर तुम्हारी मदर को लड़कों से इतनी प्रॉब्लम है तो फिर वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को कैसे झेलती हैं, जिससे तो वानशिन शॉक हो जाती है और कहती है कि मेरी मदर को मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं पता है। मिस्टर वांग वानशिन के बहुत ही क्लोज आता है और कहता है कि मुझे क्यों लग रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। वानशिन कहती है कि नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। देन फिर वो कहती है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मिस्टर वांग उसे रोकता है और कहता है कि क्यों ना तुम आज यहीं पर रुक जाओ क्योंकि बाहर बहुत ही स्नो स्टॉर्म हो रहा है। वानशिन कहती है कि मेरा यहाँ रुकना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। मिस्टर वांग उसके क्लोज आके कहता है कि क्या तुम्हें ये डर है कि तुम मेरे सामने खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगी। वानशिन कहती है कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। मिस्टर वांग उसके बहुत ही क्लोज आता है जैसे वो उससे किस करने वाला हो, लेकिन तभी वो पीछे से पिलो लेके कहता है कि मैं तो सोफे पे सोने वाला हूँ, जिससे तो वानशिन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वानशिन तैयार होकर जाने वाली होती है, लेकिन मिस्टर वांग उसे रोक देता है और उसे मिल्क देता है। देन फिर वो उससे कहता है कि तुम्हें इतनी इंजरी हुई है एंड तुम अभी भी ऑफिस जाने के बारे में सोच रही हो। वानशिन कहती है कि मेरा इतना काम है, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो कौन करेगा। मिस्टर वांग कहता है कि काम होता रहेगा, तुम्हें घर में रह के अपना ध्यान रखना चाहिए। वानशिन कहती है कि आप मेरी इतनी केयर क्यों कर रहे हो। मिस्टर वांग कहता है कि तुम हमारी कंपनी के लिए
बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, इसीलिए अब तुम कहीं नहीं जाओगी एंड कुछ दिन यहीं रहोगी। उसके जाते ही वांचन सोचती है कि मिस्टर मांग मेरी इतनी केयर क्यों कर रहा है। देन फिर वो म्याओ म्याओ को कॉल करके ये सब बताती है। म्याओ म्याओ कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि मिस्टर मांग को तुम पसंद आने लगी हो। वांचन कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मिस्टर मांग के आसपास इतनी ब्यूटीफुल लड़कियां घूमती हैं, वो भला मेरी तरफ क्यों देखेंगे। म्याओ म्याओ कहती है तो कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि वो तुम्हें ट्रैप करके हमेशा तुम्हारे पास ही रहना चाहते हो। बहुत सारे रिच लोग होते हैं जिनकी अलग अलग फैंटेसीज होती हैं। ये सुनकर तो म्याओ म्याओ वांचन बहुत ही शॉक हो जाती है और कहती है कि अगर यही हुआ तो मैं क्या करूंगी। तभी वहाँ पे मिस्टर मांग आ जाता है, जो वांचन से कहता है कि तुम क्या बात कर रही हो। वांचन मिस्टर मांग से कहती है कि प्लीज मुझे अपना प्रिजनर बना के मत रखो। मिस्टर मांग कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मेरी प्रिजनर हो? मैं तुम्हें कभी भी अपने प्रिजनर बना के नहीं रखूंगा, तुम्हारा जब मन हो तब तुम यहाँ से जा सकती हो। और ऐसा कह के वहाँ से चले जाता है। उसके जाते ही वांचन देखती है कि उस रूम में एक सीक्रेट डोर है, जिससे उसे लगता है कि मे बी मिस्टर मांग उससे झूठ बोल रहा है। नेक्स्ट डे वो मिस्टर मांग को अपने रूम में आते हुए देखती है, लेकिन मिस्टर मांग उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है एंड सीक्रेट रूम का डोर ओपन करके अंदर चले जाता है। वांचन सोचती है कि मैं भी तो अंदर जाके देखूं कि वहाँ पे क्या है। वो भी डोर ओपन करती है एंड अंदर जाती है, लेकिन वहाँ पे तो बाथरूम होती है जिसमें मिस्टर मांग नहा रहा होता है। ये देखकर वांचन तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है एंड वहाँ से भागने वाली होती है। मिस्टर मांग कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वांचन कहती है कि सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा लगा कि ये एक सीक्रेट रूम है, इसलिए मैं यहाँ पे देखने चली आई। मिस्टर मांग उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें मुझसे दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम मुझे लाइक करती हो और मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हो, तो क्यों ना जो बाकी लड़कियां मेरे साथ करना चाहती हैं वो तुम करो। वांचन कहती है कि तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही होगी, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ। मिस्टर मांग उसे टच करके कहने लगता है कि बहुत सारे वुमेन्स मेरे पास आने के लिए बहुत सारे नाटक करती हैं, मे बी तुम भी उन्हीं की तरह कोई ट्रिक कर रही होगी। वांचन कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और वहाँ से जाने वाली होती है। मिस्टर मांग उसे रोक के कहता है कि अभी तो मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा, तुम्हें बताओ, तुम्हें बार बार मुझे पर्वर्ट बोलती हो, तो बताओ मैं तुम्हारे पास आज क्यों नहीं आऊँ। वांचन कहती है कि देखो मेरे पीरियड्स चल रहे हैं तो मैं तुम्हें टच आज बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। मिस्टर वांग हंसता है और उससे थोड़ा दूर होता है। तभी वांचन को म्याओ म्याओ का कॉल आता है। वांचन जल्दी से म्याओ म्याओ से कहती है कि प्लीज मुझे बचा लो, मिस्टर मांग मेरे बहुत ही क्लोज आ रहा है। म्याओ म्याओ गुस्सा करके मिस्टर मांग से कहती है कि तुम मेरी फ्रेंड से दूर रहो, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। अगर मैं वहाँ पे आ गई ना तो तुम देख लेना। मिस्टर मांग कहता है कि क्या देखूं, बताओ बताओ, जिससे वो भी बहुत ही फ्लस्टर्ड हो जाती है एंड देन कहती है कि वांचन प्रेग्नेंट है, इसलिए उससे दूर रहो। ये सुनते ही वांचन इरिटेट होती है एंड फोन कट कर देती है। मिस्टर मांग फिर कहता है कि तुम्हारी बॉडी तो बहुत ही वियर्ड है, तुम प्रेग्नेंट हो एंड तुम्हारे पीरियड्स भी हैं, तुम ही बताओ कि दोनों में से सच क्या है। वांचन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मिस्टर मांग हंसता है और वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि वांचन अपने मदर के पास जाती है। उसकी मदर बहुत ही ज्यादा नाराज होती हैं और उससे कहती हैं कि तुम 3-4 दिन से घर भी नहीं गई हो एंड मुझसे मिलने भी नहीं आई हो, तुम कहाँ थी, मुझे सच सच बताओ। वांचन कहती है कि मैं म्याओ म्याओ के घर थी। उसकी मदर कहती है कि देखो किसी लड़के के प्यार में बिल्कुल मत पड़ जाना, मैं बार बार तुम्हें समझाती हूँ, और अगर गलती से भी तुम्हें किसी लड़के से प्यार हो गया ना तो पक्का वो तुम्हारा दिल तोड़ के चले जाएगा। वांचन कहती है कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, मुझे किसी भी लड़के से प्यार नहीं है, और अपने मदर को लेके वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर मांग वही क्वीन रिंग देख रहा होता है जो उसने अपने सेवियर के लिए मंगाई होती है। वो मन ही मन सोचता है कि अगर वांची वही सेवियर होती तो कितना अच्छा होता। तभी वहाँ पे शिन आ जाता है, जब मिस्टर मांग से बताता है कि मैंने आपके सेवियर को ढूंढ लिया है, यानी एक लड़की को वहाँ पे बुलाता है जो कोई और नहीं बल्कि यूमी होती है, जो पहले से काफी डिफरेंट लग रही होती है। मिस्टर शिन बताता है कि यही वो लड़की है जिसने 5 साल पहले आपको बचाया था। मिस्टर मांग खुश होकर उसके हाथ को टच करता है, जिससे यूमी को हाथ में पेन होने लगता है। मिस्टर मांग समझ जाता है कि वही ये लड़की है जिसने उसे बचाया था, जिससे वो खुश होता है। शिन भी बताता है कि हमने सारे डॉक्यूमेंट्स पता करवाए हैं एंड ये उसी कॉलेज में पढ़ती थी जिसकी स्टूडेंट ने आपको बचाया था। सारे डॉक्यूमेंट्स देखकर मिस्टर मांग तो खुश हो जाता है एंड वो यूमी को हक करके कहता है कि फाइनली तुम आ गई हो, तुमने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए तुम्हारा हाथ इतना खराब हो गया है, लेकिन अब तुम चिंता मत करो, मैं पूरी लाइफ तुम्हें रीपे करने में ही निकाल दूंगा। देन फिर वो उसका नाम पूछता है तो वो अपना नाम यूमी बताती है। फिर मिस्टर मांग उससे अपना कार्ड देता है और कहता है कि इसमें $10 मिलियन हैं, ये सारे पैसे तुम्हारे हैं। यूमी पहले तो नाटक करती है कि उसे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन मिस्टर मांग जबरदस्ती उसे पैसे दे देता है। ये सब शिन देखता है तो उसे थोड़ा सा अजीब लगता है। देन फिर मिस्टर मांग कहता है कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी उसके लिए तुम सीधे मेरे पास आ जाना, जिस पर यूमी अग्री होती है। अगले सीन में शिन यूमी को लेके घर जाता है, जहाँ पर वो यूमी से कहता है कि आज से ये घर तुम्हारा है, जिससे तो यूमी शॉक हो जाती है। तभी वहाँ पे बहुत सारे सर्वेंट्स भी आते हैं और यूमी को मैडम बोलते हैं, जिससे तो यूमी को बिलीव नहीं होता है कि वो इन सब की मालिक है। शिन कहता है कि अब से ये सब चीजें तुम्हारी हैं। यूमी कहती है कि क्या ये बात सच है कि 5 साल पहले जब मैंने मिस्टर मांग को बचाया था उसके बाद वो किसी भी लड़की के साथ रिलेशनशिप में नहीं आए हैं और वो मेरा ही वेट कर रहे हैं, जिस पर वो हाँ करता है। वो कहती है कि अगर उन्हें मैं इतनी पसंद हूँ तो वो
यहाँ पे आके मेरे साथ ही क्यों नहीं रह रहे हैं। शिन कहता है कि अगर उनका मन होगा तो वो यहाँ पर भी जरूर आएंगे, लेकिन अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता देना। यूमी कहती है कि जब मैं उस दिन घर आई थी तब मैंने मिस्टर मांग को एक बॉक्स देखते हुए देखा था। उस बॉक्स में क्या था? शिन बताता है कि उस बॉक्स में क्वीन रिंग थी जो उन्होंने स्पेशली अपने सेवियर के लिए खरीदी थी एंड उसकी कीमत 50 मिलियन है। यूमी मन ही मन सोचती है कि मुझे भी वही रिंग चाहिए। शिन के जाने के बाद यूमी डोंग को कॉल करती है और बताती है कि मैं फाइनली मिस्टर मांग के दिए हुए घर में रहने आ चुकी हूँ एंड उन्हें बिलीव हो गया है कि मैं ही उनकी सेवियर हूँ जिन्होंने उसे बचाया था। डोंग तो खुश हो जाती है। तो यूमी भी कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने रिच लाइफस्टाइल जी सकूंगी। डोंग कहती है कि देखो अगर तुम्हें इससे भी ज्यादा रिच होना है तो अपने लाइफ में से वांची को हटाना होगा। यूमी कहती है कि मुझे क्या लेना देना है, वांची कौन है, वैसे भी मिस्टर मांग किसी लड़की के क्लोज तो जाता नहीं है। डोंग बताती है कि पिछले कुछ दिनों से मिस्टर मांग वांचन के साथ ही रह रहा था एंड वो कंपनी में उसे ही कुछ ज्यादा फेवर करता है। ये सुनकर यूमी को तो गुस्सा आता है एंड वो डिसाइड करती है कि वो वांचन को अपनी लाइफ से हटा देगी। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि मिस्टर मांग ऑफिस जाता है, लेकिन तभी पीछे पीछे यूमी आती है एंड मिस्टर मांग को टिफिन देती है और कहती है कि ये खाना मैंने आपके लिए स्पेशली बनाया है। टिफिन लेकर मिस्टर मांग यूमी को घर जाने के लिए कहता है एंड शिन से कहता है कि यूमी का खास ध्यान रखना। वांचन ये सब कुछ देख रही होती है। देन फिर वो मिस्टर मांग को इग्नोर करती है। मिस्टर मांग उसे गुड मॉर्निंग भी कहता है, लेकिन वांचन ज्यादा ध्यान नहीं देती है, जिससे मिस्टर मांग को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अगले सीन में मिस्टर मांग अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहा होता है, लेकिन वो सीसीटीवी के थ्रू बार बार वांचन को ही देख रहा होता है और ये चीज शिन भी नोटिस कर लेता है, जिससे मिस्टर मांग तो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस हो जाता है। देन फिर शिन मिस्टर मांग से कहता है कि जो नाश्ता आपके लिए यूमी ने बनाया है क्या आप उसे खाने वाले हो, लेकिन मिस्टर मांग मना कर देता है और कहता है कि मुझे कैंटीन का खाना ज्यादा पसंद है एंड ऐसा कहकर वहाँ से चले जाता है। रात को मिस्टर मांग वांचन का वेट कर रहा होता है एंड उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर पे ड्रॉप कर दूं। वांचन कहती है कि आप फिर से मुझे घर ड्रॉप करना चाहते हो, आपका अल्टीरियर मोटिव क्या है, जिसपे मिस्टर मांग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस अपनी एम्प्लॉय का खास ध्यान रखना चाहता हूँ। वांचन कहती है कि कोई जरूरत नहीं है, आज भी मेरा बॉयफ्रेंड ही मुझे लेने आएगा। देन फिर उसे म्याओ म्याओ का कॉल आ जाता है, जिससे वो उसे कहती है कि हनी मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही हूँ, तुम मुझे कब लेने आओगे। लेकिन पीछे से म्याओ म्याओ कहती है कि आज मुझे इतने सारा काम है ना कि आज मैं तुम्हें लेने नहीं आ पाऊंगी, आज तुम्हें अपने आप ही आना होगा, जिससे तो वांचन एम्बैरेस होती है। देन फिर वो मिस्टर मांग से कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ आज घर चल सकती हूँ, तुम मुझे ड्रॉप कर दो। लेकिन तभी मिस्टर मांग को यूमी का कॉल आता है। यूमी कहती है कि मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, क्या तुम मेरे पास आ सकते हो। जिसके बाद मिस्टर मांग वांचन से कहता है कि मेरा भी एक पर्सनल काम आ गया है, इसलिए आज मैं तुम्हें नहीं लेके जा पाऊंगा। देन फिर वो वहाँ से चले जाता है, जिससे वांचन बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है। जिसके बाद वो यूमी पास जाता है जहाँ पे यूमी को फीवर होता है। वो मिस्टर मांग से कहती है कि प्लीज आज रात को तुम मेरे पास ही रुको। मिस्टर मांग कहता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ, डॉक्टर तुम्हारा सही से इलाज करेगा। लेकिन यूमी कहती है कि हम पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, इतने बुखार में हम लोग हॉस्पिटल नहीं जाते, बस दवाई खा के घर पे ही रह जाते हैं, जिससे मिस्टर मांग उसे सिलीगल कहता है। यहाँ पर तो यूमी उसे हक कर लेती है और कहती है कि आज रात को तुम मेरे पास ही रुको एंड देन फिर उसे इनअप्रोप्रिएटली टच करने लगती है, जिससे मिस्टर मांग कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। यूमी कहती है कि ऐसे नहीं है, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ ना, तो मुझे लगा कि मे भी तुम भी मुझे लाइक करते होगे। मिस्टर मांग उससे कहता है कि तुम रेस्ट करो, मैं यहीं पे बैठ के तुम्हारा इंतजार करता हूँ, जिस पर वो भी अग्री करती है, जिस पर वो खुश हो जाती है। फिर वो कहती है कि शिन ने मुझे बताया था कि तुमने मेरे लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया है जो तुम अपने सेवियर को देना चाहते थे, क्या मैं देख सकती हूँ कि वो गिफ्ट क्या है, जिस पर मिस्टर मांग अग्री करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यूमी अपने गिफ्ट का वेट कर रही होती है, तभी मेड आकर उसे एक बॉक्स देती है, लेकिन जब वो बॉक्स ओपन करती है तो उसमें क्वीन रिंग नहीं होती है, जिससे तो यूमी गुस्सा होती है और कहती है कि मुझे ये डायमंड नेकलेस नहीं चाहिए, मुझे तो वो क्वीन रिंग ही चाहिए। दूसरी तरफ मिस्टर मांग जब ऑफिस जाता है तभी उसे वांची मिलती है। वो वांची के पास बात करने के लिए आने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे यूमी आ जाती है जो मिस्टर मांग के लिए टिफिन लेके आई होती है। देन फिर मिस्टर मांग उससे कहता है कि तुम्हें रोज रोज मेरे लिए टिफिन लाने की जरूरत नहीं है। फिर वो वांची से फिर से बात कर पाए तभी वहाँ पे एलिवेटर आ जाता है, जिससे यूमी उसे अंदर जाने के लिए कहती है। उसके जाते ही यूमी वांचन से बात करती है और कहती है कि क्या तुमने मुझे पहचाना। वांचन मन ही मन सोचती है कि इसे कहीं देखा तो है, लेकिन मैं पहचान नहीं पा रही हूँ। यूमी बताती है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे स्कूल में ही पढ़ती थी। वांचन को याद आता है कि हाँ इसे तो स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया था। देन फिर यूमी उससे कहती है कि हम इतने टाइम बाद मिले हैं, क्यों ना तुम मेरे साथ आज घर चलो, हम साथ में लंच करेंगे, जिसके लिए वांचन भी अग्री हो जाती है, क्योंकि यूमी भी मिस्टर मांग के लिए ही काम कर रही होती है। देन फिर यूमी वांचन को अपने घर लेके आती है। वांची तो इतना बड़ा घर देखकर बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है। यूमी कहती है कि ये घर मुझे मिस्टर मांग ने गिफ्ट करा है, तुम्हें पता ही है कि मेरे और मिस्टर मांग का रिलेशन क्या है। वांचन कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा और मिस्टर मांग का रिलेशन क्या है। हेडमेट बताती है कि यूमी मिस्टर मांग की फियांसे है। ये सुनकर तो वांचन बहुत ही शॉक हो जाती है। यूमी कहती है कि देखो ऐसे तो मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मिस्टर मांग तुमसे कुछ ज्यादा ही क्लोज हैं, इसीलिए क्यों ना तुम कंपनी छोड़ के चली जाओ और उनसे बहुत ही ज्यादा दूर रहो। वांचन कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं मिस्टर मांग को लाइक नहीं करती हूँ, इसीलिए तुम मुझसे थ्रेटन फील मत करो। यूमी कहती है कि अगर तुम मुझे लाइक नहीं करती हो तो तुम 3 दिन उनके साथ उनके घर में क्यों रही थी। वांचन कहती है कि वो मेरा और उनका पर्सनल मैटर है, तुम जाकर खुद ही उनसे पूछ
पूछ लो। एन ऐसा कहकर वहाँ से जाने वाली होती है। यूमी कहती है कि इस सिटी में ऐसी कोई भी लड़की नहीं है जिसे मिस्टर मांग पसंद नहीं हो, लेकिन तुम ही हो जो कह रही हो कि तुम उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो। इसका मतलब जरूर तुम्हें पैसों में इंटरेस्ट होगा। देन फिर वो उसे कार्ड देती है और कहती है कि इसके अंदर $1 मिलियन है, तुम ये ले लो और मिस्टर मांग का पीछा छोड़ दो। वानचन कहती है कि मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, अगर मुझे पैसों की जरूरत होगी तो मैं पैसे तो खुद कमा सकती हूँ। गुस्सा करके यूमी उसके मुंह पे कार्ड फेंकती है और कहती है कि पैसे लेके चुपचाप यहाँ से चले जाओ। वानचन गुस्सा करती है और वहाँ से जाने वाली होती है तो यूमी उसे स्लैप कर देती है, लेकिन वानचन भी उसे स्लैप बैक करती है। गुस्सा करके यूमी अपनी मेड को कहती है कि इसे पकड़ लो। मेड उसे पकड़ लेती है। देन फिर वो बॉटल तोड़ देती है एंड उसके ऊपर वानचन का हाथ रखवा देती है एंड कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मिस्टर मांग तुम जैसी लड़की को लाइक करेगा, एंड उसका फेस भी खराब करने वाली होती है। तो लेकिन तभी वहाँ पे गेट ओपन होता है। पता चलता है कि शेन और मिस्टर मांग आ रहे हैं। उन्हें देखते ही सारे मेड एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। गुस्सा करके शेन सबको मारने लगता है और तभी वहाँ पे मिस्टर मांग भी आ जाता है। वो ये सब कुछ देखता है, लेकिन सेम टाइम पे वानचन यूमी को मारती है और मिस्टर मांग ये देख लेता है। देन फिर वो यूमी के पास जाके पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। यूमी कहती है कि हाँ, मैं वानचन को घर पे डिनर के लिए लेके आई थी, लेकिन वो तो कुछ ज्यादा ही वियर्ड बिहेव कर रही थी एंड वो मुझे मारने लगी। वानचन कहती है कि पहले यूमी ने मुझे मारा था, लेकिन मिस्टर मांग कहता है कि मैंने तुम्हें देखा कि तुम ही तो यूमी को मार रही थी। वानचन कहती है कि ऑब्वियसली अगर ये मुझे मारेगी तो मैं भी तो इसे मारूंगी ना, मैं इसकी मार खाने थोड़ी आई हूँ यहाँ पे। यूमी कहती है कि ये झूठ बोल रही है, ये मेरे घर में चोरी करके जा रही थी, इसीलिए मैंने ऐसा कहा था। देन फिर मिस्टर मांग कहता है मिस्टर मांग वानचन से उसका बैग चेक करवाने के लिए कहता है। वानचन कहती है कि मैंने सच में कोई भी चोरी नहीं करी है, लेकिन फिर भी मिस्टर मांग उसका पर्स चेक करता है जिसमें से वही नेकलेस निकलता है जो उसने यूमी के लिए भेजा था। यूमी कहती है कि अगर वानचन कोई और चीज लेके जाती ना तो मैं मना भी नहीं करती, लेकिन ये नेकलेस तुमने मुझे दिया था, इसीलिए मैंने मना की, इसीलिए मैंने वानचन को रोका और उसी ने ये सब तमाशा किया है। ये सब कुछ देखकर वानचन बहुत ही शॉक हो जाती है क्योंकि मिस्टर मांग उस पर बिलीव नहीं करता है। वानचन कहती है कि मैंने सच में चोरी नहीं करी है, लेकिन मिस्टर मांग उसकी बातों पे बिलीव नहीं करता है। देन फिर वो गुस्सा करके उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। वानचन जिससे बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है तो मिस्टर मांग कहता है कि आज के बाद मुझे तुम्हारा फेस कभी भी नहीं देखना है, जिससे अपसेट होकर वानचन वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी मिस्टर मांग की नजर जाती है कि नीचे बहुत ही ब्लड है। सेम टाइम पे यूमी अपना हाथ काट लेती है और कहती है कि ये सारा ब्लड मेरा है, जैसे मिस्टर मांग कहता है कि जल्दी हम डॉक्टर को बुलाते हैं एंड तुम्हारा इलाज करवाएंगे। यहाँ पे जब वानचन जा रही होती है तभी उसके हाथ में से बहुत ही ब्लड निकल रहा होता है। वो गिरने वाली थी, लेकिन तभी शाओ आके उसे बचा लेता है। वानचन उसे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। शाओ कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर ले चलूंगा। सेम टाइम पे मिस्टर मांग को भी वानचन की फिक्र होती है, लेकिन वो जाने की कोशिश करता है तो यूमी उसे रोक लेती है। यहाँ पे मिस्टर शाओ इनअप्रोप्रिएटली वानची को टच करने वाला होता है, लेकिन तभी वो पीछे शेन को खड़े हुए देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि इस तरह तो वानचन का वो फायदा नहीं उठा पाएगा, जिससे वो उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूं। वानची जब हॉस्पिटल जाती है तो डॉक्टर उसकी ड्रेसिंग करके कहता है कि ये तुम्हारा ऑलरेडी इंजर्ड हाथ था, इसलिए तुम्हें इसकी ज्यादा केयर करनी चाहिए। वानचन अग्री होती है, बाहर जाती है। तभी शाओ वहाँ पे आ जाता है जो वानचन को कहता है कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन वानचन उसे धक्का देके कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो, मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाना है। उसे जाता हुआ देखकर शाओ सोचता है कि अकेले में किसी दिन मुझे वानचन मिल गई तो मैं उसे जरूर पकड़ के ले जाऊंगा, लेकिन शिन के सामने मैं उसका कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। अगले दिन हम देखते हैं कि जब मिस्टर मांग जब अपने ऑफिस में था तब शिन आकर उसे कहता है कि आपको जरूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वानचन ऐसी पर्सन नहीं है जो कभी चोरी करे। जिस पर मिस्टर मांग कहता है कि हाँ मुझे भी यही लगता है। देन फिर शिन मिस्टर मांग से पूछता है कि आप वानचन और यूमी में से किसे लाइक करते हो। मिस्टर मांग कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, यूमी ने तो मुझे बचाया है इसलिए मैं उसके लिए सिर्फ ग्रेटफुल हूँ। शिन कहता है लेकिन आप तो हमेशा कहते थे ना कि जिस लड़की ने आपको बचाया है आप उसी से शादी करोगे, लेकिन मिस्टर मांग कहता है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देन फिर वो शिन से कहता है कि वानचन को मेरे ऑफिस में भेजो। अगले सीन में वानचन मिस्टर मांग की ऑफिस में आती है, जहाँ पे मिस्टर मांग देखता है कि उसके हाथ में चोट लगी हुई है और उससे पूछता है कि ये तुम्हें क्या हुआ है। वानचन कहती है कि अगर तुम्हें मुझे जॉब से निकालना है तो निकाल दो, लेकिन बार बार मुझे परेशान मत करो। मिस्टर मांग कहता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। वानचन कहती है कि कल तुम्ही ने कहा था ना कि तुम्हें मेरी शक्ल नहीं देखनी है तो तुम मुझे जॉब से निकाल दो, मैं तुम्हारे और तुम्हारे फियांसे के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ। मिस्टर मांग कहता है कि ये तुमसे किसने कहा कि यूमी मेरी फियांसे है। जिस पर वानचन कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हारी फियांसे है या कोई भी है, मुझे बस तुम दोनों के बीच में नहीं आना है, जिससे मिस्टर मांग भी उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। रात को हम देखते हैं कि वानचन जा रही होती है तो उसे लेने के लिए शाओ आया हुआ होता है। दोनों को साथ में जाता हुआ देखकर मिस्टर मांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो बहुत ही ज्यादा जेलस फील करता है। अगले सीन में हम मिस्टर मांग को बहुत ही ड्रिंक करते हुए देखते हैं। शिन उसके पास जाकर उसे रोकता है और कहता है कि आपको इतनी ड्रिंक करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर मांग कहता है कि मैं एक लूजर हूँ, मुझे सिर्फ ड्रिंक करने दो, मैं किसी भी मतलब का नहीं हूँ। शिन कहता है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप तो इतने रिच हो एंड इतने सक्सेसफुल हो। जिस पर मिस्टर मांग कहता है कि इतने रिच एंड सक्सेसफुल होने का भी क्या मतलब है, जो पर्सन मुझे पसंद है वो तो मैं कभी भी मेरी नहीं हो सकती है। शिन कंफ्यूज होता है तो मिस्टर मांग बताता है कि आज उसने वानची को शाओ के साथ जाते हुए देखा है, जिससे तो शिन भी शॉक रह जाता है।
दूसरी तरफ वांशी शाओ के साथ आई हुई थी, जहाँ पर वो स्पेशली शाओ को डिनर पे लेके आई थी, क्योंकि उस दिन शाओ ने उसके हॉस्पिटल लेके जाने में हेल्प करी थी। शाओ से कहता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प करी तो क्या आप तुम मुझे डेट करोगी, जिस पे वांशी मना करती है और कहती है कि तुमने मेरी हेल्प करी इसलिए बस मैं एक बार तुम्हें मील पे ले आई, इससे ज्यादा हमारे बीच में कुछ भी नहीं होगा। शाओ कहता है कि ठीक है, कम से कम तुम मेरे साथ ड्रिंक तो कर सकती हो ना, जिसके लिए वांशी एग्री हो जाती है। शाओ से ड्रिंक तो पिला देता है, लेकिन उसकी ड्रिंक में कुछ होता है जिससे वांशी बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो जाती है, जिससे शाओ से रूम में लेके जाता है एंड उसके साथ जबरदस्ती करने वाला होता है। वांशी उसे रोकती है, लेकिन शाओ कौन सा रुकने वाला था। तभी वहाँ पे मिस्टर मांग आ जाता है, जो शाओ को मार के नीचे गिरा देता है और शाओ से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम वांशी से दूर रहना, फिर तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आई। देन फिर वो उसे मार के वहाँ से जाने के लिए कह देता है। जब शाओ वहाँ से चले जाता है तो मिस्टर मांग वांशी के पास जाता है एंड उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। वांशी तो बहुत ही ज्यादा ड्रग्ड होती है, जिससे वो मिस्टर मांग के बहुत ही क्लोज आ जाती है एंड उसे किस करने वाली होती है। मिस्टर मांग उसे रोक के कहता है कि तुम बहुत ड्रंक हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कर रही हो, लेकिन वांशी कहती है कि मुझे समझ आ रहा है एंड उसे किस करती है। मिस्टर मांग उससे पूछता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं कौन हूँ, तो वांशी मिस्टर मांग का नाम लेती है एंड उसे किस करने लगती है। मिस्टर मांग भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है एंड वो भी वांशी को किस करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वांशी की आंख खुलती है तो वो मिस्टर मांग को अपने पास में देखती है एंड चिल्लाने लगती है। वो मिस्टर मांग से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मिस्टर मांग कहता है कि कल रात को तुम ड्रग थी और मैंने तुम्हारी हेल्प करी। वांशी को तो कल रात का कुछ भी याद नहीं होता है, जिससे वो मिस्टर मांग से कहती है कि तुम इस तरह मेरे रूम में आकर मेरे साथ नाइट स्पेंड नहीं कर सकते हो। मिस्टर मांग कहता है कि तुम्ही ने कल मुझे अपने पास बुलाया था, लेकिन वांशी मिस्टर मांग को मारने लगती है एंड गुस्से में वहाँ से जाने के लिए कहने लगती है। अपसेट होके मिस्टर मांग भी वहाँ से चले जाता है। यहाँ पे वांशी को उसकी मदर का बार बार कॉल आता है, जो उसे घर बुलाती है। वांशी को पता था कि अभी उसकी मदर उसे ढूंढते हुए यहाँ पे आ जाएगी। सेम होटल में हम वांशी की मदर को आते हुए भी देखते हैं, जो वांशी के रूम के बाहर ही चिल्ला रही होती है। पता चलता है कि वांशी तो दूसरे रूम में होती है एंड वो अपनी मदर के सामने से निकलना नहीं चाहती थी, जिससे वो बालकनी से नीचे कूदने का डिसाइड करती है। सेम टाइम पर हम नीचे मिस्टर मांग को एंड शिन को देखते हैं। मिस्टर मांग तब सेट होता है तो शिन उससे पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन मिस्टर मांग कहता है कि बस मुझे घर जाना है। तभी वांशी गिरने वाली होती है तो मिस्टर मांग उसे बचा लेता है, जिससे तो सभी शॉक हो जाते हैं। तभी वहाँ पे वांशी की मदर ऊपर से नीचे देखने लगती है। वांशी मिस्टर मांग को वहाँ से चलने के लिए कहती है। दोनों साइड में चले जाते हैं, जहाँ पर वांशी उतर के भागने लगती है, लेकिन मिस्टर मांग उसे रोक देता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। वांशी कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है या नहीं है उससे तुम्हें क्या है। मिस्टर मांग कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और मैं तुम्हें परस्यू करना चाहता हूँ। वांशी कहती है कि हम दोनों के स्टेटस बहुत अलग है, मैं तुम्हारे वर्ल्ड में बिल्कुल बिलोंग नहीं करती हूँ। मिस्टर मांग कहता है लेकिन तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग्स तो होगी ना, लेकिन वांशी कहती है कि मेरे मन में आपके लिए कोई भी फीलिंग नहीं है, आपको अपना टाइम अपनी फियांसे के साथ स्पेंड करना चाहिए। एंड अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर मांग को पता चल गया होता है कि वांशी ने चोरी नहीं करी होती है एंड उसके ऊपर यूमी ने झूठा इल्जाम लगाया होता है, जिससे वो यूमी को कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। यूमी उससे माफी मांगती है और कहती है कि तुम एंड वांशी बहुत ही ज्यादा क्लोज थे, मुझे लगा कि कहीं तुम वांशी के लिए मुझे छोड़ ना दो, इसलिए मैंने ऐसा सब नाटक करा। जैसे मिस्टर मांग कहता है कि तुम्हें जाके वांशी से सॉरी कहना होगा एंड वहाँ के सारे ही मेड को फायर कर देता है। रात को वांशी को देखते हैं, जिस बार बार मिस्टर मांग का कॉल आता है वो कॉल रिसीव नहीं करती है। तभी शिन उसे फोन करता है और कहता है कि मिस्टर मांग की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है एंड वो मेडिसिन भी नहीं ले रहे हैं। वांशी कहती है तो फिर तुम उन्हें हॉस्पिटल ले जाओ, जिस पर शिन कहता है कि मिस्टर मांग ने हॉस्पिटल जाने से भी मना कर दिया है, उनकी तबीयत बहुत खराब है, इसलिए प्लीज तुम घर आ जाओ। जिसके बाद वांशी मिस्टर मांग के पास जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि मिस्टर मांग को तो बहुत ही तेज फीवर है, लेकिन मिस्टर मांग तो हॉस्पिटल जाना ही नहीं चाहते थे। मिस्टर मांग फिर वांशी से कहता है कि जो भी हुआ उसमें मेरी गलती है, मैंने तुम पे ट्रस्ट नहीं किया एंड हर चीज के लिए तुम्हें ही ब्लेम किया एंड उसे सॉरी कहने लगता है। वांशी कहती है कि ये किस बारे में बात कर रहा है और इसे हॉस्पिटल ले जाओ, लेकिन मिस्टर मांग हॉस्पिटल जाने से मना कर देता है। वहाँ पे नर्स आती है एंड मिस्टर मांग को दवाई खिलाने की भी कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर मांग दवाई भी नहीं खाता है। वांशी को समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। देन फिर वो मेडिसिन को खुद पी लेती है एंड उसी मेडिसिन को अपने लिप से मिस्टर मांग को पिला देती है, जिससे मिस्टर मांग भी मेडिसिन पी लेता है एंड उसकी तबीयत पहले से थोड़ी ठीक हो जाती है। जिसके बाद एम्बैरेस होकर वांशी वहाँ से चली जाती है। जब वो साइड में होती है तो उसे समझ नहीं आता है कि भला उसने मिस्टर मांग को इस तरह से मेडिसिन क्यों पिलाई, लेकिन उसे ये समझ आने लगा था कि मे बी अब वो भी मिस्टर मांग को लाइक करने लगी है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मिस्टर मांग की हालत थोड़ी सी ठीक हो गई है, लेकिन फिर भी वो चाहता था कि अभी भी वांशी उसके पास आए एंड उसे मेडिसिन दे, जिससे शिन वांशी को कॉल करके कहता है कि मिस्टर मांग अभी भी तुम्हें याद कर रहे हैं, इसीलिए तुम उन्हें आकर दवाई दे दो। कुछ टाइम बाद वांशी वहाँ पे आती है, जो मिस्टर मांग से कहती है कि तुम हॉस्पिटल चलो, लेकिन मिस्टर मांग मना कर देता है एंड वांशी से कहता है कि तुम प्लीज कल की तरह मुझे अपने होठों से दवाई पिलाओ। वांशी आती है एंड जबरदस्ती वो दवाई मिस्टर मांग को पिला देती है और कहती है कि मुझे पता है कि अब तुम ठीक हो तो नाटक मत करो एंड वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर मांग कहता है कि हाँ मेरी तबीयत ठीक है। वांशी कहती है कि फिर तुम्हें मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। मिस्टर मांग कहता है कि मुझे बस तुमसे बात करनी थी,
इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। देन फिर वो उसे लेके साइड में जाता है जहाँ पर उसने बहुत ही अच्छा सा सेटअप रेडी किया होता है। फिर वो वानशिंग से कहता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं किसी के प्यार में पड़ सकता हूँ, लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो तुम्हारे सिवा मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता है और मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। तो क्या तुम मुझसे शादी करके मेरे साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहती हो? जिसके लिए वानशिंग भी हाँ कर देती है। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर मांग वानशिंग को क्वीन रिंग देता है, जिससे तो वानशिंग बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। देन फिर दोनों हक करते हैं एंड मिस्टर मांग वानशिंग को किस करता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वानशिंग जब ऑफिस में काम कर रही थी तभी मिस्टर मांग उसे ऑफिस में फोन करके कहता है कि मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम जल्दी से आओ। जैसे वानशिंग जाने वाली थी तभी वहाँ पर यूमी आ जाती है जो वानशिंग से माफी मांगने लगती है और कहती है कि मुझसे उस दिन गलती हो गई और तुम्हारी वजह से मैंने मेड को भी फायर कर दिया है। लेकिन वानशिंग कहती है कि मुझे तुम्हारी झूठी माफी नहीं चाहिए और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन यूमी उसे रोक के कहती है कि तुम्हें मेरी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करनी होगी क्योंकि मिस्टर मांग के लिए तुम बहुत ही ज्यादा प्रेशियस हो और तुमने मुझे माफ नहीं किया तो वो मुझसे अपसेट रहेंगे। लेकिन वानशिंग अभी भी उसे इग्नोर करके वहाँ से जा रही होती है। जब भी यूमी उसे पकड़ती है तो वानशिंग का पर्स नीचे गिर जाता है जिसमें से वही क्वीन रिंग निकलती है। ये देख के तो यूमी शॉक हो जाती है और कहती है कि तुमने इस बार सच में चोरी कर ली, ये तो मिस्टर मांग का है। तभी वहाँ पे दोंग भी आ जाती है जो वानशिंग पे चोरी का इल्जाम लगाने लगती है। दोनों मिलकर वानशिंग को अक्यूज करते हैं। दोंग तो वानशिंग को मारने भी वाली थी लेकिन वानशिंग उसका हाथ पकड़ के दोंग को मार देती है। तभी वहाँ पे मिस्टर मांग आ जाता है और कहता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यूमी उसे कहती है कि देखो मैंने कहा था ना कि ये चोर है, इसने चोरी करी है। जिसके बाद मिस्टर मांग वानशिंग के पास जाके कहता है कि ये क्या बात कर रही है। वानशिंग कहती है कि अभी यूमी मुझसे पूछ रही थी ना कि मिस्टर मांग के दिल में मेरी क्या जगह है, जिससे वो मिस्टर मांग को हक करती है और अभी कहती है, जिससे तो सभी शॉक हो जाते हैं। देन फिर सबके सामने दोनों रिवील करते हैं कि वो दोनों रिलेशनशिप में है। यूमी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये रिंग तो तुमने मेरे लिए खरीदी थी ना और तुम तो उसी लड़की से शादी करना चाहते थे ना जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। मिस्टर मांग कहता है कि हाँ तुमने मेरी जान जरूर बचाई लेकिन मैं तो तुम्हें एक सिस्टर मानता हूँ और मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पर्शियन कहता है कि मे बी ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग मेरी वजह से हुई है। यूमी भी कहती है कि मैं मेरे मन में ये सब ख्याल पका रही थी, मिस्टर मांग तो मुझसे कभी भी शादी नहीं करना चाहता था। देन फिर मिस्टर मांग वानशिंग को लेके वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद दोंग यूमी से कहती है कि अभी भी मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम वानशिंग को रास्ते से हटा सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि घर पे मिस्टर मांग वानशिंग को हक करता है और कहता है कि तुम मुझे उसी नाम से बुलाओ जिससे तुम मुझे ऑफिस में बुला रही थी। वानशिंग कहती है कि वो कौन सा नाम था, जिस पर मिस्टर मांग कहता है कि तुम्हें पता है, नाटक मत करो, जिससे वानशिंग उसे हबी बुलाती है। मिस्टर मांग तो बहुत ही खुश हो जाता है और वानशिंग से कहता है कि अब मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, आज के बाद तुम्हें कभी भी कोई भी बुली नहीं कर पाएगा। और ऐसा कह के उसे किस करने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पे यूमी आ जाती है जिससे दोनों ही बहुत ही एम्बैरेस हो जाते हैं। यूमी आते ही कहती है कि मुझे जो भी हुआ वो गलती में हो गया लेकिन अब मुझे वानशिंग से माफी मांगनी है, तो क्यों ना मैं वानशिंग को अपने साथ शॉपिंग पे ले चलूं। मिस्टर मांग भी कहता है कि अगर तुम दोनों मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दोगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। वानशिंग को भी लगता है कि यूमी में भी सिंसियर है जिससे वो उसके साथ शॉपिंग जाने के लिए अग्री हो जाती है। दोनों शॉपिंग करके आते हैं जिसके बाद यूमी तो बहुत खुश होती है। वानशिंग को लगता है कि यूमी सच में रिग्रेट फील कर रही है इसीलिए वो चेंज हो गई है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि दोंग एंड यूमी ने मिलकर एक प्लान बनाया था जहाँ कुछ गुंडे आते हैं जो वानशिंग के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे रियल गुंडे आ जाते हैं एंड वानशिंग की जगह वो सारे ही गुंडे मिलकर यूमी पे ही अटैक करने लगते हैं। यूमी उन्हें रोकने की कोशिश करती है एंड उन्हें वानशिंग की तरफ इशारा करती है लेकिन गुंडे उसकी नहीं सुनते हैं। तभी हम देखते हैं कि दूर उसे बैठा मिस्टर मांग भी दिखाई दे जाता है। वो मिस्टर मांग की हेल्प मांगने की कोशिश करती है लेकिन मिस्टर मांग ने अपने हियरिंग एड्स नहीं पहने थे जिससे उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता है एंड गुंडे यूमी को ही मारने लगते हैं। तभी वहाँ पर रियल वाले गुंडे भी आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि मे बी जिसे मारने का ऑर्डर दिया था वो जो नीचे मार खा रही है वही है और वो भी आके यूमी को ही मारने लगते हैं जिसे देखने में हमें तो बहुत हंसी आती है। जिसके बाद वानशिंग सबसे कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को अभी फोन करती हूँ। जो फेक गुंडे थे वो तो वहाँ से भाग जाते हैं लेकिन रियल गुंडे तो वानशिंग को मारने के लिए उसके पास आते हैं। लेकिन सेम टाइम पे वहाँ पे मिस्टर मांग आ जाता है एंड गुंडों को मार के वहाँ से भगा देता है एंड वानशिंग को बचा लेता है और उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। वानशिंग उसे हाँ करती है जिसके बाद दोनों किस करने लगते हैं। ये सारी ही चीजें यूमी देख रही होती है एंड उसकी तरफ से कोई ध्यान भी नहीं देता है। देन मिस्टर मांग वानशिंग को लेके वहाँ से चले जाते हैं। के बाद यूमी दोंग के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मिस्टर मांग की जान किसी और ने नहीं बल्कि वानशिंग ने बचाई थी और जैसे ही वानशिंग एंड मिस्टर मांग को इस बात की सच्चाई पता चल जाएगी हम दोनों उनके लिए थ्रेट हो जाएंगे एंड
एंड हमें उनकी लाइफ से निकलना होगा। इससे सबसे अच्छा हमारे लिए यही रहेगा कि हम वानशिंग को ही मिस्टर मांग की लाइफ से निकाल दें, जिसके लिए दोंग भी एग्री करती है। रात को वानशिंग घर जा रही होती है, तभी कोई आता है, उसे किडनैप करके ले जाता है। जब वानशिंग की आंख खुलती है तो वो एक अबैंडन्ड वेयर हाउस में होती है, जहाँ पर उसके सामने यूमी खड़ी होती है, जो कि उसे नाइफ से थ्रेटन कर रही होती है। वानशिंग समझ जाती है कि यूमी अच्छा होने का सिर्फ नाटक कर रही थी। तभी वहाँ पे दोंग भी आ जाती है, जो यूमी से कहती है कि अगर हमें इसे मारना है ना तो सीधे सीधे करना होगा, नाटक करने की जरूरत नहीं है। वानशिंग समझ जाती है कि दोनों मिले हुए हैं। देन फिर दोनों मिलकर उसे ह्यूमिलिएट करते हैं, उसके मुंह पे बहुत अजीब अजीब चीजें भी लिखते हैं एंड उसका फेस भी कट करने वाले होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर मांग आ जाता है, जो कि आते ही वानशिंग को बचा लेता है एंड उसके फेस पे से लिखा हुआ सब कुछ हटा देता है। देन फिर वो यूमी को मारता है और कहता है कि तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, एंड साथ ही में वो दोंग को भी मारता है। यूमी कहती है कि हम तो बस गेम खेल रहे थे, रियल में हम वानशिंग को परेशान नहीं कर रहे थे। मिस्टर मांग कहता है कि क्या तुम्हें मैं बेवकूफ लगता हूँ जो तुम्हारी बातों पर बिलीव करूंगा। देन फिर वो अपने गार्ड से कहता है कि इन दोनों को पुलिस के पास ले जाओ। यूमी कहती है कि प्लीज पुलिस को मत बुलाओ, आपको पता है मैंने आपकी जान बचाई थी, इस वजह से मेरा हाथ भी खराब हो गया है, अगर आप मुझे जेल भेज दोगे तो मेरा पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर शिन आ जाता है और कहता है कि यूमी वो पर्सन नहीं है जिसने आपकी जान बचाई थी, मैंने सब इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। यूमी को तो आपकी किडनैपिंग से पहले ही कॉलेज से एक्सपेल कर दिया गया था, इसीलिए उस टाइम पे वो कॉलेज में हो ही नहीं सकती है, और जिस भी लड़की ने आपकी जान बचाई थी वो उसी टाइम कॉलेज में थी। ये सब कुछ सुनकर वानशिंग समझ जाती है कि 5 साल पहले उसी ने तो मिस्टर मांग की जान बचाई थी। देन फिर मिस्टर मांग अपने गार्ड से कहता है कि यूमी एंड दोंग को वहाँ से ले जाएं, और उसके बाद वो वानशिंग के पास जाता है। वानशिंग तो मिस्टर मांग पे गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम ही वो पर्सन थे जिसकी जान मैंने 5 साल पहले बचाई थी, लेकिन तुम मुझे थैंक यू कहे बिना रातों रात गायब हो गए एंड तुम्हारी वजह से मेरा हाथ खराब हो गया, एंड गुस्सा करके मिस्टर मांग को मारने लगती है। लेकिन मिस्टर मांग तो वानशिंग को हक कर लेता है और कहता है कि इतने सालों से मैं तुम्हें ही तो ढूंढ रहा था, और ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम ही वो पर्सन हो जिसने मेरी जान बचाई थी, एंड हम फाइनली अब साथ में रह सकते हैं। एंड इसी के साथ इस स्टोरी की ब्यूटीफुल सी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।